सबको म्यूट कर रही हूँ अभी, तो आप लोग शांति से सुनिए। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है फर्स्ट सेमेस्टर पीजी का पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और हमारा कार्ल मार्क्स पढ़ना था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आप लोग को दिख रही है कार्ल मार्क्स लिखा हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम है तो चैट में लिख सकता है, अगर मैं देखूंगी तो उसमें कर लूंगी, लेकिन मैं म्यूट कर रही हूँ अभी। लास्ट में मैं डाउट के लिए पूछूंगी तब मैं अनम्यूट करूंगी। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज जा रही है ना आप लोग को मेरी? यस मैम। यस मैम। तो हम लोग कार्ल मार्क्स जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 में जर्मनी में हुआ था। ठीक है, और डेथ जो है उनकी 1883 में लंदन में हुई थी। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि इनकी फैमिली जो है एक तो जीविश थी, ज्यूज थे ये लोग, और जर्मनी में इनके फादर के टाइम से ही वहां पे एंटी जीविश जो है गवर्नमेंट की तरफ से ड्राइव चल रहा था, तो उन लोगों को मुश्किल हो रही थी, तो क्रिश्चियनिटी में हालांकि उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, और कार्ल मार्क्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट टाइम से ही, कॉलेज टाइम से रेडिकल थिंकिंग ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हुए थे और उससे जुड़ गए थे। तो उससे जो है उनको जो पढ़ाई करने के बाद जॉब में भी मुश्किल हुई रेडिकल थिंकिंग से जुड़े होने के चलते, फिर वो पत्रकारिता की तरफ मुड़े, और फिर उसके बाद जो है वो लंदन चले गए, ब्रिटेन, और फिर 1883 में वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि बीच में वो जर्मनी आए थे, लेकिन फिर जो है उनको जर्मनी छोड़ना पड़ गया था और वो फिर ब्रिटेन ही रहने लगे थे, और 1883 में उनकी वहां पे मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कई फेमस बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ही लिखी हैं, लेकिन बहुत सारी है, इसीलिए मैंने ETC लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, ये सब बहुत फेमस बुक्स है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे उनकी लाइफ में, एंजल्स। तो एंगल्स जो है वो उनके फ्रेंड भी थे, और उनकी कई सारी बुक्स हैं जिसके वो साथ साथ लिखते भी थे, उनके साथ को ऑथर थे, मतलब एक बुक के 2 राइटर। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है, जो अप्लाई करता है अपना जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है, वो उसका यूनिट जो है वो इंसान है, इंसान पे करता है। तो इंसान जो है उसका ह्यूमन नेचर जानना बहुत जरूरी है कि उसका अल्टीमेटली ह्यूमन नेचर है क्या। तभी जो है अगर हम जिस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी को हम लोग ना समझे कि उसका क्या है, नेचर क्या है, तो फिर एक्सपेरिमेंट सफल कैसे होगा। तो पूरे तरीके से समझने के लिए सक्सेसफुल चीजों को जो है कोई भी समाज में ही हम लोग अप्लाई करते हैं, कोई भी जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी किसी भी थिंकर का,
तो किसी भी पॉलिटिकल थिंकर के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ह्यूमन नेचर, आखिर इंसान का नेचर होता कैसा है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो ह्यूमन नेचर है, वो मनुष्य का जो आखिर नेचर जो है वो कैसा है, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उनके अनुसार मनुष्य जो है वो सामाजिक है, सोशल, क्रिएटिव और पोटेंशियल। मतलब क्रिएटिव मतलब टैलेंटेड, टैलेंट है उसके अंदर, कोई ना कोई हर एक इंसान के अंदर टैलेंट होता है, और उसके अंदर पोटेंशियल है। जैसे जनरली हम लोग देखें कि मनुष्य अगर जानवर से कैसे अलग है, तो उसको उसकी क्रिएटिविटी और जो पोटेंशियल है वो जानवरों से अलग बनाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो मैन इज सोशल, क्रिएटिव एंड हैविंग पोटेंशियल। ठीक है, और मार्क्स कहते हैं एक मनुष्य जो है आजादी तभी पा सकता है जब वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से प्राप्त कर ले और सक्सेसफुल हो, जिस भी फील्ड में हो सक्सेसफुल हो, तभी वो आजाद है। तो उनका फेमस एक स्टेटमेंट है मार्क्स का, अ ह्यूमन बीइंग डज नॉट रिगार्ड हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट unless he is his own master, and he is only his own master when he owes his existence to himself। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं कि जो मैंने नोट्स यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे डाले हैं, उसको जो है जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, इसको मिला के आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं उसका लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रही हूँ, वो आप खुद से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आज जो पढ़ा रही हूँ आपको ये आपको उस चीज को समझने में बहुत हेल्प करेगा। दोनों चीजें मिली हुई हैं, या फिर कोई भी आप बुक पढ़े जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, उसके बाद से आपको समझने में बहुत आसानी होगी, मुझे उम्मीद है ऐसा। ठीक है, तो ये इनका फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य तब तक जो है आजाद नहीं माना जा सकता, स्वतंत्र नहीं माना जा सकता, जब तक कि वो अपना मालिक स्वयं ना हो। मतलब उसके ऊपर उसका सिर्फ अपना प्रभुत्व होना चाहिए, तभी वो जो है अपना एग्जिस्टेंस जो है, जो जीने का क्रेडिट वो सिर्फ अपने आप को दे सकता है। आगे हम चल के देखेंगे कि इस लाइन का और कितना गहरा मीनिंग है। इसको जो है वो जोड़ते हैं मजदूरों की दास्ता से, और फिर उनको आजाद होने का, स्वतंत्र होने का क्या मार्ग बताते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग मार्क्स के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनकी पूरी थ्योरी को जो है समझने के लिए उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं, उसको समझेंगे, फिर हम पूरी थ्योरी हमें मार्क्स की समझ में आ जाएगी। तो जो कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्क्स गिवन बाय मार्क्स, ये 5 मैंने मेन लिखे हैं। ठीक है, तो कई सारी बुक्स में इसको 6-7 ऐसे करके भी सब डिवाइड करके भी लिखा हुआ है, लेकिन ये मैंने 5 मोटे मोटे ये बनाए हैं कोर कॉन्सेप्ट्स में, और इसी को समझेंगे तो उसमें बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो पहला है हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म। ठीक है, सेकेंड है एलियनेशन, थर्ड है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, फोर्थ है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, और फिफ्थ है थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। अब हम इनको एक एक जो है करके डील करेंगे और समझेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो हम लोग फर्स्ट पे आते हैं, हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म। तो ये क्या चीज है आखिर? तो ये मार्क्स की हिस्ट्री को समझने के लिए मार्क्स ने एक थ्योरी दी, उसी को कहते हैं हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म। कहीं कहीं आप लोग किसी बुक्स में देखेंगे सिर्फ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म लिखा हुआ है, कहीं कहीं डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म लिखा हुआ है। तो मैंने कंबाइन करके ये बनाया है इसको,
और इसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोनों चीजें। तो हिस्ट्री जो है, मानव का जो इतिहास है वो कैसे डेवलप हुआ है। किसी भी प्रेजेंट को समझने के लिए हमें पास्ट जब तक हम नहीं समझेंगे तो मुश्किल होगी प्रेजेंट को समझना। और एक बार हम लोग अगर पास्ट समझ जाते हैं कि भूतकाल में क्या हुआ था, तो हमें फ्यूचर जो है उसको भी समझने में और प्रेजेंट को भी समझने में आसानी होती है। इसीलिए हम लोग हिस्ट्री जो है समझना इम्पोर्टेंट है। कई लोग कहेंगे कि हिस्ट्री तो बीत चुका है, फिर क्यों पढ़ना। तो ये बात है कि हम लोग भूतकाल समझेंगे तभी जो है भविष्यकाल और वर्तमान को अच्छे से समझ सकेंगे, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। इसलिए हम लोग हिस्ट्री समझते हैं कि आखिर इतिहास कैसे डेवलप हुआ। तो ये जो इसमें आप देखेंगे, ये जो टॉपिक है इसमें हिस्टोरिकल हिस्ट्री जो है वो हीगल जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो उन्होंने हिस्टोरिकल आइडियलिज्म दिया हुआ था। मैंने लिखा है हिस्ट्री हेगल डायलेक्टिकलिज्म ऑफ आइडियाज। तो ये हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म और डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म में ये दो चीज है, ये मार्क्स ने हीगल से लिया है। तो हीगल के अनुसार जो है हिस्ट्री जो है वो कैसे शेप होती है, आइडियाज से हिस्ट्री बनते हैं, विचारों से हिस्ट्री बनते हैं। ठीक है, तो मार्क्स ने इसमें कुछ चेंज किया, लेकिन इसमें हिस्ट्री और डायलेक्टिकल ये उन्होंने हीगल से लिया है मार्क्स ने। अब डायलेक्टिलिज्म क्या होता है, डायलेक्टिसिज्म। तो इसमें सिंपल सी चीज है कि मान लीजिए कि दो आइडियाज हैं, जैसे कोई आइडिया है ए और दूसरा आइडिया है बी। तो किसी को संपूर्ण सत्य नहीं पता होता है, ठीक है, सबका अपना अपना सच होता है। तो अगर हम बातचीत करेंगे एक दूसरे से तो हम लोग जो है एक ए में कुछ सत्य है और बी में भी कुछ सत्य का एलिमेंट है, इसमें ए में भी कुछ सत्य और असत्य दोनों एलिमेंट है, बी में भी सत्य और असत्य दोनों एलिमेंट है। तो दोनों जब डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, तो जिस सी वाली बात पे पहुंचेंगे, सी पे पहुंचेंगे डिस्कशन के बाद, तो इसमें ए का ट्रुथ जो सत्य का एलिमेंट है और बी का दोनों का सच वाला एलिमेंट इसमें शामिल हो जाएगा। ए ने डिस्कशन किया बी के साथ, तो दोनों मिलके जो है जिस कंक्लूजन पे पहुंचे वो ए और बी के ट्रुथ को कंबाइन करके सी पे पहुंचा है। तो सी है ग्रेटर ट्रुथ, सी वाली बात में ज्यादा सच्चाई है। तो इसी तरह से जो है ये कहते हैं, ये इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलेक्टिकल प्रोसेस। तो ए को उन्होंने कहा थीसिस, हीगल ने थीसिस, और बी को एंटीथीसिस। ठीक है, और जो सी है उसको नाम दिया गया सिंथेसिस। तो थीसिस और एंटीथीसिस जब मिलते हैं, टकराते हैं, बातचीत होती है, डायलॉग होता है, तो सिंथेसिस होता है। इसीलिए विमर्श करना बहुत जरूरी है। जब हम बातचीत करते हैं, दो विद्वान लोग, जो हमारे यहाँ भारत में भी जो शास्त्रार्थ की परंपरा रही है वो इसीलिए रही है कि दो विद्वान जो है वो डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, शास्त्रार्थ होती है, और फिर जो बात निकल के आती है वो जो है वो सत्य के काफी करीब होता है। तो ये जो सी है, ये सी फिर ये अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, फिर ये अगले स्टेज में जाके ये फिर थीसिस बन जाता है। और फिर कोई एक और कोई बात कहता है, वो मान लीजिए कि एंटीथीसिस ये बन के आया, और फिर एक नए जो बात पे पहुंची गई, मान लीजिए कि ये डी है तो ये ई मान लीजिए, ई जो है ये हमारा नया सिंथेसिस है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, मैं काफी सिंपल शब्दों में समझा रही हूँ।
तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि अल्टीमेट ट्रूथ पे ना पहुंचा जाए। तो ये हिस्ट्री ऐसे डेवलप हुई है हीगल के अनुसार, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म उन्होंने ये कहा है। लेकिन इसमें डायलेक्टिकल जो वर्ड आइडियाज है उसकी जगह उन्होंने मैटर रखा है मार्क्स ने, तभी हिस्टोरिकल मैटरलिज्म है। तो हीगल का हिस्टोरिकल डायलेक्टिलिज्म था, आइडियलिज्म था, उसको ये मार्क्स ने मैटर से मैटेरियलिज्म बना है, तो हिस्टोरिकल मैटरलिज्म कर दिया मार्क्स ने। और जो मैटेरियलिज्म वर्ड है ये उन्होंने लिया हुआ है, फुरबैक है एक वो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनसे उन्होंने लिया हुआ है ये मैटेरियलिज्म वर्ड। जैसे हिस्ट्री हीगल से लिया वैसे ही मैटेरियलिज्म इन्होंने इस थिंकर से लिया। तो ये बोलते हैं फुरबैक कि जो हर एक चीज का आधार जो है वो मैटर है। तो ये दोनों को मिला के आप देखेंगे कि एक नया बनाया मार्क्स ने, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। ठीक है, तो मान लीजिए कि मनुष्य जो है, मान लीजिए कि जो धरती पे आता है तो जो सबसे पहला उसको चीज चाहिए उसको सस्टेन करने के लिए, अपने प्राण की रक्षा के लिए, वो है खाना पीना। कैसे वो चीजों को डेवलप करता है, खाता है, कैसे प्रोड्यूस करता है जो खाने पीने की चीजें हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पेट में अन्न रहेगा तभी तो सोचेंगे, तभी तो आइडियाज क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले जो जरूरी है वो मैटर। तो मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स के अनुसार। उन्होंने कहा कि आइडिया बाद में आता है, पहले जो है मैटर की बात है। तो मैटर जो है वो हिस्ट्री क्रिएट करता है, वो शेप करता है हिस्ट्री को, वो बनाता है, न कि आइडिया। तभी जो है मार्क्स का एक फेमस स्टेटमेंट है, लाइफ इज नॉट डिटरमाइंड बाय कॉन्शसनेस बट कॉन्शसनेस बाय लाइफ। यहाँ पे आप लोग कॉन्शसनेस को आइडिया भी समझ सकते हैं कि लाइफ इज नॉट डिटरमाइंड बाय आइडियाज बट आइडिया इज डिटरमाइंड बाय लाइफ। जीवन जो है वो विचारों से नहीं चलता है, बल्कि विचार जो है, जो जीवन कैसे चलता है, कैसे जीते हैं, मनुष्य कैसे कमाता है, खाता है, कैसे फसल उगाता है, कैसे जो है समाज में उस फसल उगाने के क्रम में, या फिर अगर जॉब कर रहा है या फिर काम धंधा कर रहा है, तो कैसे समाज में समीकरण बनते हैं, कैसा एक दूसरे के साथ रिलेशन है, ये सब जो है मिलके वो तब वो मनुष्य का जीवन बनाता है। और मनुष्य ही हिस्ट्री क्रिएट करता है। तो मनुष्य का जो आधारभूत जरूरत है वो मैटर है। तो इसीलिए ये फेमस स्टेटमेंट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब है कि हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, वो मनुष्य का जो आसपास का इकोनॉमिक कैसा कंडीशन है, किस तरह से कमाता है, खाता है, उस समाज में, उस समय में, उस काल में कैसी चीजें रही हैं, उस पर डिपेंड करता है, उससे इतिहास बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है, मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये आप लोग को आगे जाके क्लियर होगा। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन वही चीज है, आप मोटा मोटी मान लीजिए कि जो है हम काम धंधा करते हैं तो वो कुल मिला के किस माहौल में करते हैं, कैसे रिलेशंस हैं, कैसी चीजें हैं, किस चीज से हम कोई चीज को पैदा कर रहे हैं, कैसे पैदावार हो रही है, वो सारी चीजें मोड ऑफ प्रोडक्शन में आती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो मैंने अभी बताया कि हिस्ट्री आखिर जो है कैसे देखा जाए। तो हिस्ट्री जो है स्टेजेस में हम लोग अगर उसको देखें कि कैसे आखिर हिस्ट्री डेवलप हुई है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक हिस्ट्री को देखने का नजरिया जो हिंदुइज्म में जो है कि त्रेता युग, सतयुग, इस तरह से करके हैं चीजें। तो मार्क्स के अनुसार हिस्ट्री जो स्टेजेस में रही है वो आखिर कैसे रही है, कैसे इतिहास बढ़ा है, जो आज के समय में हम लोग पहुंचे हैं। तो आज से जो है 2000 साल पहले ऐसी चीजें नहीं रही होंगी, 5000 साल पहले ऐसी चीजें नहीं रही होंगी, 10,000 साल पहले ऐसी चीजें सेम आज के जैसे नहीं रही होगी। तो आखिर कैसे ये हिस्ट्री हुआ, कैसे है डेवलप। तो हिस्ट्री उनका कहना है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन शुरू करते हैं हम लोग प्रिमिटिव कम्युनिज्म से, कि सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि धरती जब बनी होगी और मनुष्य तो कैसा रहा होगा, सिचुएशन इमेजिन कीजिए आप।
अपने आप को वो म्यूट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले धरती पे फिर जब पृथ्वी हुआ, पृथ्वी और उसके बाद मनुष्य आए, तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म, अब ये है क्या चीज? तो उस समय आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी धरती जो है पेड़ पौधों से भरी हुई होगी, फल लगे होंगे बहुत सारे, और मनुष्य अभी कुछ कुछ मनुष्य जो है उनका ऐसे करके शुरुआत हो रही है, कुछ ही मनुष्य हैं अभी, इतना पॉपुलेशन नहीं बढ़ा है, शुरुआत अभी जस्ट हो रही है धरती की। तो आप इस तरह से सोचिए, तो सामान बहुत ज्यादा है, फल फूल सब कुछ जितना यूज कर सकता है मनुष्य, जितने मनुष्य हैं उस समय उससे काफी ज्यादा है। तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक मनुष्य कितना आखिर फ्रूट खाएगा, कितना जो है, कितना जो है जानवर को शिकार करके खाएगा। तो उस समय मनुष्य जो है वो गैदरर था, मतलब कि फ्रूट को गैदर था, चुनता था और खाता था। हंटर था, यानी कि जानवरों को मारता था जो है और उसको खाता था। तो इतने जानवर हैं, इतने फल फूल हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा चीजों को लेके नहीं है। रिसोर्सेस काफी ज्यादा है और मनुष्य कम है, तो सबके लिए मोर देन सफिशिएंट चीजें ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल है, प्रकृति में, धरती पर। तो इसलिए जो है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि किस चीज से जो पैदावार होती है उसका मतलब हुआ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की उस प्रोडक्शन में जो है फिर कैसे क्या समीकरण बनते हैं समाज में, कौन जो है किस चीज को ओन करता है, कौन उस पर काम करता है, ये थोड़ा और आगे क्लियर होगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, कोई क्लास नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई नौकर नहीं है, सभी जो है फल फूल पौधे चुन रहे हैं, खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। कोई उस तरह से जो है खाने पीने के लिए लड़ाई नहीं है, पेट भरने के लिए लड़ाई नहीं है। तो ये जो स्टेज है ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म का है। तो ये जो उस समय जो है ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म का स्टेज मान सकते हैं कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म के समय में ऐसा था। फिर उसके बाद से हम समय थोड़ा बीता और फिर किसी मनुष्य ने दिमाग लगाया और अपना झंडा गाड़ दिया कि ये अब जमीन जो है मेरा है। पहले उसके पहले जो है एक जगह से लोग दूसरे जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बंजारे वाली जिंदगी जी रहे हैं, ये मेरा जमीन है, ये वाली भावना तब तक नहीं आई थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म में। लेकिन फिर किसी ने दिमाग लगाया और सोचा कि अब हम एक जगह जो है बस जाते हैं, क्यों हम लोग इधर उधर घूमे बिना मतलब का। तो जैसे मान लीजिए कि शुरू में जो है नदी के किनारे सभ्यता शुरू हुई, जैसे मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, या फिर चाइना में नदी के किनारे हुआ, इस तरह से हमारे हड़प्पा जो है इस तरह से सभ्यता वगैरह हुई। तो जिसने मान लीजिए कि झंडा कहीं पे गाड़ दिया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हाँ ये मेरा अब जमीन हो गया, मैं इस पे रहूंगा। तो जो इस स्मॉल लैंड जो ओनरशिप की भावना आई, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की, ये चीज मेरी है, उसके पहले तक अभी तक नहीं था, सब चीज सबका था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन किसी ने ऐसा कर लिया कि हाँ अब ये जमीन मेरा है, दूसरे ने बोला कि ठीक है वो अगला जमीन मेरा है। इस तरह से करके जो स्मॉल लैंड्स जो है, और अभी भी मनुष्य काफी कम है और जमीन बहुत ज्यादा है, तो स्मॉल लैंड में अपना पेट भर रहे हैं सभी। लेकिन क्या हुआ कि ये स्लेवरी सिस्टम की स्टार्ट हो गई। कैसे? तो जिस मनुष्य ने दिमाग लगाया कि झंडा गाड़ दिया और इतने सारे जमीन है, और किसी ने मान लीजिए कि ऐसा नहीं किया, कोई सीधा साधा व्यक्ति है या जो भी है, तो वो जो व्यक्ति है जो जमीन का मालिक है, उसने अपने यहाँ काम करने वाले को रखा, इसको स्लेव कहते हैं, यानी कि दास, और उसका मालिक यानी कि मास्टर। तो उसने रख लिया, तो मास्टर एक तरीके से काम नहीं कर रहा है और स्लेव ही काम कर रहा है, और स्लेव के मेहनत पे मास्टर पल रहा है। क्योंकि मास्टर का कहना है कि ये मैंने जो है जमीन जो है मेहनत करके या लड़ाई करके या किसी से थोड़ा बहुत कि दो लोगों में कि नहीं मेरा जमीन है, मेरा जमीन है, तो मैंने लड़ाई करके जीता, मैंने मेहनत की है, अब एक बार मैंने जमीन अर्जित कर ली, उसमें मेहनत कर लिया, अब हो गया। अब जो है स्लेव काम कर रहा है और मास्टर बस उस जो स्लेव प्रोड्यूस कर रहा है उससे खा रहा है, पी रहा है। मान लीजिए कि स्लेव खेत में काम कर रहा है, उसका हाथ पैर दबा रहा है मास्टर का, तो उसकी मेहनत पे वो पल रहा है मास्टर। तो ये हो गई स्लेवरी सिस्टम। उसके बाद थोड़ा समय और बीता, ठीक है, और उसके बाद बड़े बड़े भूखंड लोग जो है लालच बढ़ा और बड़े बड़े जमीन पे कब्जा होने लगा। छोटे छोटे राजा और लैंडलॉर्ड वगैरह, इस तरह से फ्यूडलिज्म जो है, फ्यूडल्स वो जो है वो
इस तरह से होने लगा, लार्ज लैंड पे अपने जो संपत्ति की बात होने लगी प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में। तो ये जो थोड़ा और कन्वर्ट हो गया लॉर्ड और सर्फ में, जो मालिक है वो लॉर्ड है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में, और जो काम कर रहा है उस जमीन पे वो हो गया सर्फ। तो ये जो है फ्यूडलिज्म है, जैसे कि आप मिडिल एज में देखें फ्यूडलिज्म था, चाहे इंडिया में हो चाहे यूरोप में हो, कहीं भी देखें फ्यूडल सोसाइटी थी जो हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से वहां चल रहा है। तो वहां भी सर्फ काम कर रहा है और लॉर्ड उस पे राज कर रहा है, उस पे जो है उसके मेहनत का खा रहा है आराम से, वो बंसी बजा रहा है, और बेचारा सर्फ जो है वो बेचारा मेहनत कर रहा है और सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। तो सर्फ को थोड़ा सा हिस्सा मिल रहा है और जो है बाकी सारा लॉर्ड रख लेता है। फिर थोड़ा टाइम और बीता, फिर आप जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, मशीन की खोज हुई, मशीन का वो आविष्कार हुआ, स्टीम इंजन और ये सारी चीजें जो है मशीन बनना शुरू हुई। तो जो उसमें जो मशीन्स वगैरह हुई, तो जिसने मशीन जो उसके पास पैसे थे तो वही मशीन खरीद सकेगा, तो वो बुर्जुआ कहलाया, यानी कि ओनर ऑफ मशीन्स जो भी है, जो इंडस्ट्री का मालिक, कंपनी का मालिक, आप उस तरह से सोच सकते हैं, तो उसको बुर्जुआ कहते हैं, यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटल जिसके पास है, जो कैपिटल जो मालिक है। और जो प्रोलेटेरिएट है वो है वर्किंग क्लास, जो उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वर्कर है, ठीक है। तो ये बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट का ये मतलब है। तो ये है मोड ऑफ प्रोडक्शन, किसके, कैपिटलिज्म चल रहा है, ठीक है। और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या, कौन सी चीजें प्रोड्यूस करी है, मशीन है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें ह्यूमन लेबर हमेशा अवेलेबल रहा है। अगले स्लाइड में आप लोग को और क्लियर होगा कि जमीन हो या मशीन हो, बिना मनुष्य के तो चलेगी नहीं। तो मनुष्य तो चाहिए ही चाहिए। तो भले ही मैंने ये लार्ज लैंड लिखा हो, स्मॉल लैंड, मशीन और कॉमा लगा के मैं मनुष्य, ह्यूमन लेबर भी लिख सकती थी, तो वो मान के चलिए कि वो है ऑलरेडी। तो मशीन और मनुष्य मिलके ही जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कैपिटलिज्म हो गया। तो इसमें क्या है कि वर्किंग क्लास दिन रात मेहनत कर रहा है, शोषण कर रहा है, 10 घंटे 11 घंटे जो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो कैपिटलिस्ट क्लास बढ़ाते जा रहा है कि ताकि उसको ज्यादा फायदा हो, और लालच, और इस तरह से जो शोषण जो है वो बढ़ता जा रहा है मजदूरों का। तो कभी तो ऐसा आएगा कि एक्सेस ऑफ, कहते हैं ना, एनीथिंग इज बैड, तो कभी तो ये चीज सिस्टम टूटेगा, रेवोल्यूशन होगा, जो वर्किंग क्लास है, मजदूर है, अपने ऊपर अत्याचार से आजीज आके वो रेवोल्यूशन करेंगे, और तब जाके कहते हैं मार्क्स की कम्युनिज्म की स्थापना होगी, ठीक है। तो ये पूरा जो है हम लोग मार्क्स का जो है वो कम्युनिज्म की ही थ्योरी है, जिससे हम लोग लास्ट में आए हैं। तो कम्युनिज्म में क्या होगा कि मशीन्स वगैरह खूब डेवलप होंगी, प्रोडक्शन हो रहा है खूब सारा, लेकिन जो वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म होके क्लासलेस हो जाएगा, एक रेवोल्यूशन होगा, और सारी संपत्ति, जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म में सभी चीज सभी को बिलोंग करता था, उसी तरीके से होगा, ठीक है। तो सरकार जो है सब चीजों को अपने कंट्रोल में ले लेगी। सरकार मतलब सभी लोगों का जो है रिप्रेजेंटेशन होगा, सभी लोग सरकार हैं, कोई एक दो व्यक्ति नहीं है। तो उसी को बोलते हैं कम्युनिज्म। तो इसमें कोई मालिक, कोई नौकर नहीं है, सभी जो है काम कर रहे हैं अपनी खुशी के अनुसार, कोई किसका शोषण नहीं कर रहा है, जिसका मन कर रहा है वो कर रहा है। अगर किसी को मन कर रहा है डॉक्टर बनने का तो डॉक्टर बने, किसी का मन कर रहा है कि बटन उद्योग में काम करे तो वहां पे काम करे, किसी को मन कर रहा है कि मैं फिशिंग करूं तो वो करे। तो कम्युनिज्म में अपनी इच्छा के अनुसार सब कर रहे हैं, तो क्लासलेस और स्टेटलेस है। मार्क्स हम देखेंगे आगे, वो कहते हैं कि आखिर स्टेट क्या है। तो उनका कहना है कि स्टेट जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो मालिक होता है, ताकि वो नौकर को दबा के रख सके, जो उसके अंडर में काम कर रहा है वो जो है अपने मनमानी न करने लगे, तो उसको दबा के रखने का एक जरिया है। तो जब कोई किसी पे शोषण ही नहीं है तो फिर क्या जरूरत है स्टेट की। तो जो है क्लासलेस और स्टेटलेस समाज की स्थापना फाइनली हो जाती है, और वहां पे कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा, सब खुश हैं, सब कमा खा रहे हैं अपनी खुशी के अनुसार, ठीक है।
तो एक छोटा सा जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन मैंने लिखा है कि एक फॉर्मूले के रूप में, वो मोटा मोटी है, वो एग्जैक्टली फॉर्मूला उसको मत समझ लीजिएगा आप लोग। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता क्या चीज है? तो मोड ऑफ प्रोडक्शन दो चीजों से बनता है, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गया और ये फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन से और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से मिलके बना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो आप लोग ये देखेंगे, एक आउटलाइन है, आप लोग इसको देखेंगे जब क्लास खत्म हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे या अभी भी देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। जो मैंने चीजें अभी तक बताई हैं उसी को एक जो है इमेज के रूप में रख दिया गया है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मार्क्स कहते हैं कि जो किसी भी चीज का आधार है वो मैटर है। ये इकोनॉमिक्स मैटर जिस सब सेंस में आप लोग समझना चाहें, एक ही बात है। ये हो गया बेस, ये सभी चीजों का आधार है। आइडिया हो, रिलीजन हो, सब कुछ जो है, धर्म कर्म, सब कुछ जो है इसी के अनुसार डिसाइड होता है। उस काल में कैसी चीजें प्रोड्यूस होती थी, किस तरह से क्या होता था। और ये हो गया सुपर स्ट्रक्चर। इसमें जो है क्या क्या चीज आती है, इसमें तो इकोनॉमिक्स या मैटर आ गया जो कि सारे चीजों का आधार है। अब इसमें आप लोग मान लीजिए कि रिलीजन, सारा कुछ इसमें आ गया, जो भी आप लोग सोच सकते हैं। रिलीजन, पुलिस, समाज, मोरल्स, उस समय क्या नैतिकता है, ये सब जो है उस समय का क्या इकोनॉमिक जो है चीजें हैं, किस रूप में है, वो सब इससे डिसाइड होता है। क्या स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो रही है, सब कुछ इटीसी, रिलीजन, मोरल, इटीसी। तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि सोसाइटी जो है किस रूप में देख सकते हैं कि बेस है या फिर सब स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और दूसरा जो है सुपर स्ट्रक्चर। तो बेस तो हो गया कि इकोनॉमिक्स मैटर से सब कुछ जो है डिसाइड हो रहा है, और सुपर स्ट्रक्चर में जो भी बाकी हम लोग चीजें सोच सकते हैं, लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजन, मोरल, सोशल प्रैक्टिसेस, लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, इटीसी, जो भी आप लोग सोच सकते हैं जो है बाकी चीजें इकोनॉमिक्स को छोड़ के, सारा कुछ सुपर स्ट्रक्चर में आता है। और उन सब चीजों को कौन डिसाइड करता है? इकोनॉमिक्स मैटर, कि उस समय किस कैसे लोग खाते पीते थे, किस तरह से चीजें थी, ठीक है। और फिर ये मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गया, जो कि मैंने बताया कि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन से मिलके बना है। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से मिलके बना है मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को और थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब किस चीज से कोई चीज जो है अगर प्रोड्यूस करना है तो आखिर उसके लिए कुछ तो चाहिए। अगर हमें मान लीजिए कि टोमेटो केचप बनाना है तो उसके लिए मशीन चाहिए, टमाटर चाहिए और ह्यूमन लेबर चाहिए। तो उसी तरीके से तो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ पे बाकी जो रॉ मटेरियल्स है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आ गई, टूल्स, इक्विपमेंट्स, वो सारी चीजें, और फिर इंसान उस पर मेहनत करेगा तो लेबर पावर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मिलके फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में आती हैं। और इधर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में मैंने बताया कि कैसे मास्टर स्लेव और जैसे जैसे जो सिस्टम था वो रिलेशंस की, काम करने वाले और जो मालिक है उसके बीच में कैसा रिलेशन है, वो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में आ गई चीजें, ठीक है। अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। क्लियर है अभी तक सबको? Yes, ma'am. अगर किसी को बहुत कुछ अर्जेंट पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो मैं लास्ट में मौका दूंगी पूछने का।
अभी तक निहारिका Yes, ma'am. क्लियर है? नहीं मैम। आगे बढ़े? यस मैम। Yes, ma'am. बोरिंग तो नहीं लगता किसी को? नहीं मैम। नहीं मैम, नो मैम। ठीक है, मैं म्यूट कर रही हूँ फिर से। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का हो गया हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, हमने कर लिया। अब हम लोग सेकेंड कोर कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मार्क्स के एलियनेशन। तो ये क्या चीज है? एलियनेशन जो है, जैसे कोई चीज अगर हमसे बिलोंग नहीं करती है, हम उससे अलगाव महसूस करते हैं, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड एलियनेशन है। इसको आप अगर सिंपल में एक वर्ड कोई अगर मैं दे सकूं समझाने के लिए, तो सेपरेशन। ठीक है, तो कोई चीज जो है जिससे हम जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते हैं, उससे अलग महसूस करते हैं, तो वो जो चीज है एलियनेशन इसको बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है या जो चीज जो है, ये टर्म जो है उसके लिए एलियनेशन है। अब क्या है हम लोग थोड़ा आगे समझेंगे। मान लीजिए कि बिग बाजार में हम लोग जाते हैं और हमने कोई शर्ट खरीदा, ठीक है, तो जब बिग बाजार के आप फैक्ट्री में जाके देखेंगे तो वो जो शर्ट है उसका बटन किसी और ने बनाया होगा, ठीक है, उसको सिला किसी और ने होगा, उसको कलर किसी और ने किया होगा, फिर ये सारा है, इसमें कई सारे लोग लगे हुए हैं, एक आदमी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है, ये है। लेकिन मान लीजिए कि जो बटन बना रहा है उसके पास शुरू में बटन बनाने आया, लेकिन लास्ट में जब चीज बन के तैयार हो गई, कोई मान लीजिए कि किसी मोहल्ले में है या किसी देश में है, और दूसरा चीज जो है कहीं और पे बन रहा है, वो कलर का कपड़ा कहीं और किसी जगह पे हो रहा है, तो उसे बटन बनाने वाले को कभी लास्ट में वो इमेजिन कर पाएगा कि शर्ट कैसी बनी होगी? वो इमेजिन नहीं कर सकता है। वो उसने बस बटन बनाया, बस उसने, तो उसके एक सेटिस्फैक्शन होता है। कोई भी चीज हम संपूर्ण रूप से करते हैं, बनाते हैं, जब कंप्लीट हो जाता है तब हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ हमने ये एक चीज पूरी कर ली या बना ली। लेकिन कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और अलग अलग इस तरह से है, तो जो प्रोडक्ट फाइनल बन के आता है उससे जुड़ाव महसूस नहीं हो पाता है। हमने क्या बनाया, बस एक ऐसा रह गया, बस हमने काम दे दिया गया था बटन बनाने का, हमने बटन बना दिया, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। मान लीजिए कि कोई एक पेंटर है, वो पेंटिंग पूरा बनाता है, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मैंने इसका हर एक चीज किया है और ये कंप्लीट प्रोडक्ट मेरे सामने है, अच्छा ये चीज बन के आया है, अच्छा बना है, बुरा बना है, देख के संतुष्टि होती है ना। लेकिन आप देखेंगे कि जो वर्कर्स हैं, जो कैपिटलिज्म में बात करें अगर समझने की, तो समझ में नहीं आता है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो फाइनल प्रोडक्ट से उसके पहले जिसने काम किया है उसे पता ही नहीं है कि क्या चीज फाइनल बन के आई है, बस हमने अपना काम कर दिया। कैपिटलिज्म ऐसे ही चलता है। तो इसको बोलते हैं एलियनेशन। तो ये 4 तरह का एलियनेशन है कि एलियनेशन जो मजदूर है कैसा महसूस करता है, तो मजदूर अपने प्रोडक्ट से कि क्या फाइनल प्रोडक्ट बन के आया उसको नहीं पता है, तो उससे कोई जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है, ठीक है। फिर जो प्रोसेस है कि क्या प्रोसेस हुआ, ये जो पूरी प्रोसेस क्या, मैंने तो बटन बना दिया लेकिन पता नहीं कैसे रंगा गया होगा, कैसी सिलाई हो गई होगी, मान ली कि मैंने बटन तो बहुत अच्छा बना दिया लेकिन बाकी और सब चीजें कैसे हुई, क्या हुई, जो प्रोसेस पूरा, उसका तो पूरा प्रोसेस मेरे सामने नहीं हुआ, तो एक सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। जैसे पेंटिंग की ही बात करें तो सब कुछ एक आदमी ने किया है और उसको सेटिस्फैक्शन होता है क्योंकि वो पूरा प्रोसेस उसके सामने होता है, वो करता है। और फिर तीसरा उसको जो है एलियनेशन, वो मजदूर का जो है एलियनेशन ऑफ लेबर फ्रॉम प्रोडक्ट, फ्रॉम प्रोसेस, फ्रॉम फेलोज। फेलोज क्या है कि मान लीजिए कि अभी लोग बोलते हैं कि बहुत कंपटीशन है, स्टूडेंट कंपटीशन के एग्जाम में भी जाके देखेंगे तो
एक कॉपी जो है दूसरे से छुपा रहा है ऐसे करके कि वो देख के कॉपी ना कर ले। तो इसी तरीके से चल रहा है कि एक मजदूर है, वो उसको मजदूरी के लिए दूसरे से अपना लेबर थोड़ा कम रेट रखना पड़ेगा, तो उसे काम ना मिले तब जाके दूसरे को काम मिलेगा, क्योंकि लेबर बहुत सारे हैं और कंपटीशन ज्यादा है। तो एक जो मानवता के कारण जो समाज में जुड़े होते हैं हम लोग, प्रेम से जो रहते हैं और उसके जो है, लेकिन वो कंपटीशन में तब्दील हो जाता है कैपिटलिज्म के अंदर। तो हम मनुष्य को एक अपनी तरह का न देखकर उसको जो है उससे थोड़ी सी वैमनस्यता, उससे कंपटीटर हम लोग उसको उस तरह से लेते हैं। हम लोग वो ये नहीं देखते हैं कि वो भी जो समाज में हमारा भाई है, हमारी तरह है। उसे कंपटीशन जो है वो मार्केट क्रिएट कर देता है। तो ये फेलोज हो गया। फेलोज मतलब कि ह्यूमन बीइंग जो समाज में रहते हैं, जिनके साथ वो रहता है। शक्रीन सबा ने जो है कुछ क्वेरी रेज की है। किसी ने कुछ पूछा, हैंड रेज किया है। शक्रीन सबा, कहना है कुछ? शक्रीन सबा कौन है? हैंड तभी रेज करें जब कुछ पूछना हो, ऐसे मत करें, डिस्टरबेंस हो रहा है। फिर से मैं म्यूट कर रही हूँ और कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये हो गया फ्रॉम फेलोज। और फिर खुद से भी जो है एलियनेशन हो जाता है। कैसे? मान लीजिए कि हम जो है 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, दिन में 24 घंटे है, तो 12 घंटे काम कर रहे हैं और फिर हमारे पास अपने लिए जो है बहुत कम समय मिलता है। मान लीजिए कि मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना काम करके आ रहा हूँ इंडस्ट्री में, वहां पे फैक्ट्री में इतना काम करके आ रहा हूँ कि मैं थक गया हूँ, कि मेरा मन भी कर रहा है, अगर मेरे अंदर एक पेंटिंग करने की कला भी छुपी हुई है तो मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं अपने नेचर से भी कटता जा रहा हूँ, समाज से भी कटता जा रहा हूँ। प्रकृति में कुछ अच्छी चीजें हैं, सुंदर फूल है, बागीचा है, लेकिन मेरे पास घूमने के लिए समय नहीं है, क्योंकि मैं कई घंटे जो है फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब से जो है मेरा अलगाव हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं एलियनेशन। ठीक है, ये एलियनेशन समझ में आया? मैंने अनम्यूट किया है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, या समझ में आ गया ना? एलियनेशन क्लियर है? यस मैम। मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं फिर से एक बार ट्राई करती हूँ। इसको पढ़ाने के बाद मैंने पहले भी कहा था कि नोट्स आप लोग पढ़ के आए, जो यूनिवर्सिटी में मैंने डाला हुआ था, मेरा नोट्स है। और इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उसको पहले पढ़ के फिर मैं जो पढ़ा रही हूँ, और उसके क्लास खत्म होने के बाद उसको आप पढ़ेंगी तो एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एलियनेशन क्या होता है। तो एलियनेशन कैपिटलिज्म की बात हो रही है अभी। ठीक है, जो मार्क्स का समय था, मार्क्स जिस समय जन्म हुए थे और जो उन्होंने आसपास देखी, तो वो कैपिटलिज्म का समय चल रहा था। तो उन्होंने देखा कि जो मजदूर हैं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो सब अलग अलग काम कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन वर्क ऑफ वर्क है, ये दे दिया है मालिक ने, ताकि चीजें जल्दी जल्दी बने। बटन वाला बटन जल्दी जल्दी बना रहा है और सर से कर रहा है। अब मान लीजिए किसी एक आदमी को ही दे दिया जाए शर्ट बनाने को, तो उसको बढ़िया से आराम से रंग रहा है, उसको आराम से सिल रहा है, बना रहा है, उसमें थोड़ा आर्ट भी ला रहा है। तो ये एफिशिएंट सिस्टम नहीं है। तो एफिशिएंट सिस्टम के लिए क्या किया मालिक ने कि एक अगर शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो वो बटन बनाने का काम किसी को दे दिया, बटन बनने के बाद सिलने का काम किसी और को दे दिया, ठीक है, और कपड़े को रंगने का काम किसी और को दे दिया। तो जो बटन बनाने वाले को नहीं मालूम है कि फाइनल जो शर्ट बन के बनी आखिर कैसी बनी,
वो बन के बिग बाजार में बिकने चला गया, लेकिन उसको पता ही नहीं है। और उसको एक जो बनाने का जो एक एहसास होता है, संपूर्ण एहसास, जैसे आप पेंटिंग करें तो एक आप पेंटिंग बना के कितनी खुशी होती है कि हाँ मैंने इतना अच्छा एक पेंटिंग बनाया, क्योंकि मैंने शुरू से लेके अंत तक मैंने किया सब कुछ उसमें, तो एक सेटिस्फैक्शन होता है। तो वो सेटिस्फैक्शन कभी मिल नहीं पाता कैपिटलिज्म के अंदर। तो उसी को जो है, जो वर्कर महसूस करता है अपने प्रोडक्ट से, चीजों से, प्रोसेस, फेलो और सेल्स खुद से भी, वो इन सब से कटाव, उसका जो है अलगाव होता है। तो उस जिस अलगाव को महसूस करता है उसी को एलियनेशन बोलते हैं। आई होप कि अब क्लियर हो गया हो। नहीं होगा तो हम लोग लेक्चर के बाद जो है मैं मौका दूंगी फिर से पूछने का। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड आते हैं हम लोग क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे कि ये क्या चीज है। अच्छा, 2:50 हो गए हैं, 3 बजे से दूसरी क्लास है। तो एक काम करती हूँ, आज इतना रहने देती हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कवर करेंगे। तो अब मैं मौका दे रही हूँ आप लोग को पूछने का, तो आप लोग पूछ ही लीजिए, बाकी हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, सभी अपना जो है कैमरा और माइक ऑन कर लें। जिनको जो पूछना है पूछ सकते हैं, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें। सभी लोग कैमरा और माइक ऑन करें और बताएं किसी को कोई डाउट हो तो। किसको किसको समझ में आया? समझ आ गया मैम। पुष्पा समझ में आया? थोड़ा बहुत, उतना नहीं ना समझ में आवाज। हाँ, थोड़ा बहुत ही अभी आएगा, फिर आप लोग फिर किताब खोलेंगे और फिर जो मैंने पढ़ाया है वो सोच के आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग को बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा। सूरज, क्या स्थिति है? सूरज की आवाज नहीं आ रही है? सुमन? मैम समझ में आ गया, जितना बताइए उतना समझ में आया। चलिए, मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, समझना जो है। मैम किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। खुशबू, आपने पूछा था कि समझ में आया आपको? हाँ मैम, समझ में आ गया। चलिए, अच्छी बात है। अनीता देवी? मैडम और थोड़ा सा ये क्लास में जब मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी बैठ के थोड़ा डिसेंसी मेंटेन करके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग थोड़ा डेकोरम मेंटेन करेंगे क्लास की तरह जब हो गए तो। हेलो मैम। हाँ, कौन बोल रहे हैं? शक्रीन का? आपको क्या तबीयत ठीक नहीं है? ना का है? हेलो मैम। शक्रीन सबा? नहीं है ना। थोड़ा आप लोग डेकोरम मेंटेन करके रखिए, क्लास चल रही है, मतलब कि। हाँ, कौन बोल रहे थे? कुछ पूछ रहे थे? हाँ, हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, पूछे तो मैम। हम एमडी मौजूद इस्लाम बोल रहे हैं मैम। कौन बोल रहे हैं? एमडी मौजूद इस्लाम। हाँ हाँ, यस मैम, बोले इसे हम लिखे थे ओपी गवाह थी सर बुक से। हाँ, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, अब दिखाई नहीं पड़ रहे। कैमरा तो ऑन तो किए थे मैम। पूछे थे इसमें मैम, ये ओपी गवाह के नोट से लिखे थे मैम। ये तो जो आपने बताई अब समझ में आ गया है। अच्छा, इसमें जो लिखे थे हम, कल मार्क्स जी ने WF हेगल। हाँ, हेगल। पूछिए। हाँ, मैं बोले थे जैसे कार्ल मार्क्स जी ने WF हेगल
के चिंतन से बहुत प्रभावित क्यों हुए थे? हेगल किस चीज से? कार्ल मार्क्स जी ने W.F. हेगल के हाँ। चिंतन से बहुत प्रभावित क्यों हुए थे? चिंतन से प्रभावित क्यों हुए थे, ये पूछ रहे देखिए, हैं। कोई भी थिंकर जो है उसके वो ये नहीं कहता है कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं ही विद्वान हूँ और मैं किसी को पढ़ूंगा और समझूंगा नहीं। मान लीजिए कि कोई चीज पहले हो चुका है या थ्योरी दी जा चुकी है, ये कैसे पता चलेगा? आप उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मार्क्स से भी अपने पहले या अपने जो कंटेम्प्ररी हैं सबको पढ़ा, समझा, और किसी की अगर कोई बात अच्छी लगती है तो क्यों नहीं ले सकता आदमी? यस मैम। मार्क्स बहुत लोगों से प्रभावित है। मैंने फ्योरबैक का भी नाम लिया, और भी बहुत लोग हैं जिनसे प्रभावित हुए, सिर्फ हेगल ही नहीं थे। और कोई? वीडियो ऑन करें सभी। वीडियो सबका ऑफ क्यों है? अनीता देवी, रेडमी जो है, की आवाज नहीं आ रही है। अपना अपना अनम्यूट कीजिए सूरज, तभी आवाज आएगी। परसों तो आ रही थी, आज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। किसी को आ रही है आवाज? नहीं मैम, नहीं आ रही। ये रेडमी जिनका है, मैंने पिछली बार भी शायद कहा था कि अपने नाम के साथ रजिस्टर करें, जो ब्लू टी शर्ट में है। आप प्लीज अगली बार जो है अपने नाम के साथ रजिस्टर करें ताकि समझ में आए नाम क्या है। यादव, आपको समझ में आ गया? कुछ पूछना है? नहीं मैम, ठीक है। ये वाकई बहुत मेहनत लगा है मुझे बनाने के लिए। पहले तो मैंने नोट्स बनाया, फिर ये स्लाइड करके जो है साइंस की तरह जो है मैंने काफी मेहनत किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जो है इसको सीरियसली लेके करेंगे। मुझे जैसा रिस्पांस मिलेगा मैं फिर उसी के हिसाब से प्रोसीड करूंगी। तो मुझे अच्छा रिस्पांस चाहिए, क्योंकि ये जो क्लास में पढ़ाते हैं उससे मान लीजिए कि मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है। जी मैम। अब सूरज की आवाज आ रही है? सूरज, समझ में आया जो मैंने आज पढ़ाया? फिर आवाज नहीं आ रही है सूरज की। चलिए तो ओवर करते हैं क्लास, ठीक है। 2:56 हो गया, 3 बजने जा रहा है। पुष्पा कुमारी का वीडियो नहीं